Hello students, welcome to SVS English classes. We are here to discuss parts of the subject. वीडियो नंबर 1 में हमने आपको सेंटेंस और सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जिस प्रकार से सेंटेंस के दो भाग होते हैं उसी प्रकार से हमने आपको बताया था कि सेंटेंस के अंदर वर्ब से पहले का भाग सब्जेक्ट होता है और वर्ब सहित बाद का भाग प्रेडिकेट होता है। तो वहाँ सब्जेक्ट पार्ट को हमने एक्सप्लेन किया और देखा कि सब्जेक्ट में एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द, 5, 6, 7 शब्द तक आए हुए थे। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट कि सब्जेक्ट कितने भागों से मिलकर बना होता है इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। सब्जेक्ट के निम्नलिखित पार्ट्स होते हैं, ये क्रम से हमने लिखे हैं। नंबर 1 डिटर्मिनर, 2 एडजेक्टिव, 3 हेडवर्ड, इसमें मोस्टली नाउन ही होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज। डिटर्मिनर निर्धारक, एडजेक्टिव विशेषण, हेडवर्ड मुख्य शब्द और एडजेक्टिवल फ्रेज विशेषणात्मक वाक्यांश। ये जो हमने आगे लिख रखा क्वालिफायर, जब नाउन से पहले केवल एक शब्द होता है तो उसे क्वालिफायर कहते हैं, और जब दो शब्द आ जाते हैं नाउन से पहले तो फिर उस क्वालिफायर के दो भाग हो जाते हैं। सबसे पहले आने वाला भाग डिटर्मिनर कहलाता है, नंबर 2 पर एडजेक्टिव और नंबर 3 पर नाउन आता है हेडवर्ड और नंबर 4 पर आता है एडजेक्टिवल फ्रेज। इसी क्रम में रखे जाएंगे। इन पार्ट्स की जानकारी, इनको डिस्कस करना जो मुख्य उद्देश्य है, इनको डिस्कस करने का सेंटेंस को रीऑर्डर करना, सब्जेक्ट पार्ट को डिसऑर्डर कर देना, फिर उसको ऑर्डर में रखना। सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट पार्ट ब्रैकेट के अंदर डिसऑर्डर मिलता है, हम इस चीज़ की जानकारी नहीं करते तो हम उस डिसऑर्डर सब्जेक्ट पार्ट को ऑर्डर में रखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो डिटर्मिनर क्या क्या होते हैं ये हमने आपको समझना है। तो ध्यान देंगे, वे शब्द जो नाउन की व्यापकता को सीमित करते हैं, निर्धारित करते हैं, उन शब्दों को डिटर्मिनर कहा जाता है। ठीक है। द वर्ड विच डिटरमिन्स, डिसाइड्स द वाइड एरिया ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड डिटर्मिनर। वह शब्द जो नाउन की व्यापकता को या नाउन के व्यापक क्षेत्र को सीमित कर देता है, निर्धारित कर देता है, उसे डिटर्मिनर कहा जाता है। और इन डिटर्मिनर में कौन ये डिटर्मिनर्स क्या क्या होते हैं, कौन से होते हैं, इसमें नंबर 1 पर आता आर्टिकल्स, ए एन डी डिटर्मिनर का कार्य करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव्स मीन्स डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस, दैट, दीज, दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। पजेसिव्स कौन कौन से होते हैं, प्रोनाउन पढ़ाए थे हमने आपको। आई का पजेसिव माई, वी का अवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, दे का देयर और इट का इट्स। ये पजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है क्वांटिटीफायर्स या क्वांटिफायर्स। क्या होते हैं, मात्रा बताने वाले। ऑल, some,
लिटिल मच। ये क्वांटिफायर्स होते हैं। क्वांटिफायर्स ये किसी भी अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा को बताते हैं। फिर आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो डेफिनेट न्यूमरल्स और दूसरा इनडेफिनेट। तो डेफिनेट न्यूमरल में के भी दो प्रकार होते हैं। कार्डिनल में क्या आता है? 1, 2, 3। इस प्रकार के न्यूमरल्स ये डेफिनिट होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है ऑर्डिनल। तो ये किस प्रकार के होते हैं? जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। अब आता है इंडेफिनिट न्यूमरल्स क्या होते हैं, ठीक है। जो नाउन की अनिश्चित संख्या को बताते हैं, जैसे ऑल, सम, फ्यू, मैनी। ये देखिए ऊपर भी सम आया हुआ है, नीचे भी है, ऑल भी है। तो ध्यान दें, ऑल और सम ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, यदि ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ आते हैं तो क्वांटिटी बताते हैं, और काउंटेबल के साथ आते हैं तो इंडेफिनिट नंबर्स को डिनोट करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखें, कंफ्यूज ना हो। इसके ऑल के बाद में काउंटेबल नाउन है तो काउंटेबल कहते हैं उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाता है, और यदि ये किसी अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है तो ये क्वांटिटीफायर हो जाता है, ठीक है। लेकिन काउंटेबल नाउन में ये इंडेफिनिट नंबर को डिनोट करता है, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है, मैं फिर भी आपको संक्षेप में, ताकि वीडियो लंबी ना हो। मैन इज मॉर्टल। यदि हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो वर्ब से पहले का भाग सब्जेक्ट है, और हम ये पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ केवल एक वर्ड है, सिंगल वर्ड है, यहाँ कोई डिटर्मिनर नहीं आ रहा है। तो ये क्या है? सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट में क्या है? ये नाउन। इसे क्या कहेंगे हम? हेड वर्ड, ठीक। यदि मैं एक सेंटेंस दूसरा लिखता हूं, नंबर 2, और लिखते हैं टू men are in the room, तो वर्ब से पहले का भाग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ सब्जेक्ट पार्ट में दो भाग आ जाते हैं, जैसा हमने ऊपर बताया। डिटर्मिनर्स को हमने एक्सप्लेन किया, तो ये टू क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, डेफिनेट न्यूमरल है। कितने? 2। तो यदि हम इसमें सब्जेक्ट के पार्ट करते हैं तो सब्जेक्ट के पार्ट करने पर नंबर 1 पे क्या आता है? अब यहाँ ये हेड वर्ड है, ठीक है। हेड वर्ड के पहले केवल एक शब्द आ रहा है, एक शब्द है
तो अब ये इसे हम डिटर्मिनर नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे क्वालिफायर। जब हेड वर्ड से पहले केवल एक शब्द होता है तो वो क्वालिफायर होता है। ठीक है, क्या है? टू। ठीक है, और उसके बाद क्या है ये? नंबर 2 हेड वर्ड। क्या है इसमें? मैन। तो इस प्रकार से समझने का क्या प्रयोजन है? हम इस सब को डिस्कस करने के पश्चात, इस सब की नॉलेज गेन करने के पश्चात, सब्जेक्ट पार्ट में जो शब्द दिए हुए होंगे वो गलत तरीके से रखे होंगे, डिसऑर्डर होंगे, हमें उनको रीऑर्डर करना होगा, सही क्रम में रखना होगा। और ये हम इस प्रकार से डिस्कस करके हमें इसकी नॉलेज हो जाती है, तो फिर हम उन डिसऑर्डर्ड वर्ड्स को रीऑर्डर करने में आसानी महसूस करेंगे। ठीक है। नंबर 3 है टू टॉल मैन आर सिटिंग देयर। ये वर्ब है, इससे पहले का भाग सब्जेक्ट, इससे यहाँ तक का भाग प्रेडिकेट। फिलहाल हमें सब्जेक्ट के पार्ट्स करने हैं। तो ये हुआ इसका सब्जेक्ट। अब हम देखते हैं इस हेड वर्ड से पहले 2 शब्द आ चुके हैं और हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि वो जो क्वालिफायर था उसके यहाँ 2 भाग हो गए हैं। पहला आने वाला शब्द डिटर्मिनर है, नंबर 2 पर आने वाला शब्द एडजेक्टिव है और नंबर 3 पर आने वाला हेड वर्ड नाउन है। जो हमने आपको स्टार्ट में ही एक सब्जेक्ट के भाग लिखे थे ऑर्डर में, हमें उस ऑर्डर को ध्यान में रखना है। उससे हम इधर उधर यदि चले तो डेफिनेटली वी विल मेक ए मिस्टेक। अब नंबर 1 पे क्या है? टू आ रहा है, जो पहले क्वालिफायर था अब वो डिटरमिनर बन गया है। क्या है? टू। नंबर 2 पर है एडजेक्टिव। क्या है? टॉल। नंबर 3 पर है हेड वर्ड। क्या है? मैन। देखिए, डिस्कस करते हैं। हम केवल ये बोले मैन आर सिटिंग देयर, लोग वहाँ बैठे हुए हैं। कितने हैं? व्यापकता बनी हुई है। ठीक है। हमने बोला टू मैन आर सिटिंग देयर, केवल 2 व्यक्ति वहाँ बैठे हुए हैं, निर्धारित कर दिया। अब पूछना ये है कि हमें तो आवश्यकता थी बड़ों की, लंबों की, लेकिन वहाँ छोटे बैठे हुए हैं, तो फिर हमारी व्यापकता बनी हुई है। तो हमने बोला टॉल, टू टॉल मैन। तो ये टॉल मैन को क्वालिफाई करता है, मैन की विशेषता बताता है, और जो मैन का एक व्यापक क्षेत्र था उसको भी सीमित करता है। भाई ठीक है, 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं वहाँ, छोटे हैं, बड़े हैं, कैसे हैं या बौने हैं, तो उस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए ये एडजेक्टिव प्रयोग किया गया है। तो ये दोनों वर्ड, डिटर्मिनर भी और एडजेक्टिव भी, नाउन की व्यापकता को सीमित करते हैं, निर्धारित करते हैं। तो तुरंत हमारा मन वहीं पर केंद्रित होता है जैसा ये बताते हैं। नंबर 4, इसी को लेते हैं टू
tall man sitting in the corner are frightened। कोने में बैठे हुए दो लंबे व्यक्ति डरे हुए हैं। तो सब्जेक्ट पार्ट हमने कहा वर्ब से पहले कितने शब्द आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 शब्द हैं, लेकिन हम इन्हें 7 भाग नहीं कहेंगे, भाग तो हैं इसमें केवल 4। इसका सब्जेक्ट पार्ट हो गया। तो देखिए ये भी समझ में आता, डिटर्मिनर हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये हेडवर्ड हो गया। तो सिटिंग इन द कॉर्नर ये क्या है, इसे कहते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज, विशेषणात्मक वाक्यांश। फ्रेज की हिंदी वाक्यांश होती है। और ये एडजेक्टिवल फ्रेज नाउन के बाद आकर के नाउन की व्यापकता को सीमित करता है, निर्धारित करता है। ये भी नाउन के बारे में कुछ न कुछ बता रहा है। हमने पूछा 2 tall men are frightened, 2 लंबे से व्यक्ति डरे हुए हैं। कौन से भाई, मैदान में, आंगन में, कमरे में? कमरे में तो 5 जगह आदि बैठे हुए हैं या 2 जगह बैठे हुए हैं, कुछ कोने में बैठे हुए हैं, कुछ बीच में बैठे हुए हैं। तो कौन से, जो हमारा मन, ध्यान, वो जो व्यापक हो रहा था, डिसाइड नहीं कर पा रहा था कौन से व्यक्ति को कह रहे हैं, तो उसको डिसाइड करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए क्या प्रयोग किया गया, इस एडजेक्टिवल फ्रेज का। तुरंत हम जब कमरे में घुसेंगे, किसी ने हमसे कहा भाई ठीक है देखो 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, मैं पूछूँ कौन से 2 व्यक्ति, अरे 2 लंबे से जो हैं, बहुत सारे हैं, अलग अलग पोजिशन में बैठे हुए हैं कमरे के अंदर। भाई ठीक है 2 लंबे व्यक्ति हैं, लेकिन कौन से, अरे भाई कोने में बैठे हुए उनको देख कर आओ। तो हम कहाँ देखेंगे, तुरंत कोने में देखेंगे, इधर उधर नहीं। तो ये एडजेक्टिवल जो फ्रेज है मोस्टली इसमें प्लेस आता है, मोस्टली प्लेस होता है। वही जो आईएनजी फॉर्म दिखाई दे रही है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये हो भी सकता है यदि आईएनजी फॉर्म इस प्रकार से आ रही है, इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ये नाउन के, जिसे हेडवर्ड कहते हैं, कि तुरंत बाद आएगा, और यदि नहीं है तो उसके बाद प्लेस तो होगा ही। ठीक है, यदि हम इसके पार्ट्स के नाम लिखते हैं तो नंबर 1 पर, अब देखिए जो हमने शुरू में लिखा था कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने लिखे थे हमने, 4। तो उसी क्रम में हम यहाँ पर ये रखे हुए मिल रहे हैं, और उसी क्रम में हमें उनको लर्न करना है, उसी क्रम में प्रयोग करना है। ठीक है, तो नंबर 1 क्या है, डिटर्मिनर। क्या है, टू। हमने और डिटर्मिनर्स इसलिए नहीं लिए ताकि कम समय में हमारा काम हो जाए, और अदर सेंटेंस हमने इसलिए नहीं दिए ताकि कम समय में काम हो जाए। ठीक है, बहुत सारा काम है। नंबर 2 पर है एडजेक्टिव। नंबर 3 पर है हेड वर्ड, सॉरी एडजेक्टिव क्या है हमारा, टॉल। हेड वर्ड क्या है, मैन। और अब आता एडजेक्टिवल फ्रेज। इसमें मोस्टली प्लेस होता है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो ये तुरंत हेड वर्ड के बाद आएगा, और नहीं है तो प्लेस तो होता ही है। इन द कॉर्नर। ठीक, नंबर 5, डांसिंग इज माई हॉबी।
अब इसमें सब्जेक्ट हमने जैसे बताया, वर्ब से पहले का पार्ट क्या है, डांसिंग है, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये होता क्या है, ये तो आईएनजी फॉर्म है। नाच रहा मेरी हॉबी है, नाच रहा मेरी हॉबी है, नहीं, ये गलत है। नाचना मेरी हॉबी है, मेरा शौक है। ठीक है, तो फिर डांसिंग है क्या, ये तो केवल हेड वर्ड ही है। ठीक है, तो डांसिंग सब्जेक्ट के रूप में क्या है इसमें, डांसिंग। ठीक है, और डांसिंग है क्या, ये जिरंड। ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर बनाया जाता है। जैसे क्या है, डांस प्लस आईएनजी, क्या हो गया ये, डांसिंग। अर्थ है इसका नाचना। कार्य नाउन का करता है। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट व कंप्लीमेंट के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका अर्थ रहा में नहीं आएगा। मैंने संक्षेप में बता दिया आपको। नंबर 6 है टू हेल्प अदर्स इज हर नेचर। तो ये क्या है सब्जेक्ट इसमें, टू हेल्प अदर्स। ऊपर देख करके इसे वर्ब नहीं समझना है, इसे भी वर्ब नहीं समझना। हाँ समझे, क्योंकि डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, ये वर्ब भी है। ठीक है, और नाउन भी है, लेकिन यहां पर ये नाउन के रूप में प्रयोग हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो सब्जेक्ट हुआ, तो क्या है, ये इन्फिनिटिव है। सब्जेक्ट है टू हेल्प अदर्स, क्या है ये, इन्फिनिटिव। ठीक है, अर्थ इसका हिंदी अर्थ ना ने नी से निकलता है, ना ने नी अर्थ आ रहा है, तो ये इन्फिनिटिव है। उसी प्रकार से जीरंड का भी अर्थ ना ने नी से निकलता है। जीरंड और नाउन जीरंड और इन्फिनिटिव दोनों नाउन का कार्य करते हैं, दोनों ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के रूप में प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो ये बनता कैसा है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये हो जाएगा टू डांस, टू प्लस डांस, तो हो जाएगा टू डांस। नाचना, टू प्लस राइट, टू राइट, लिखना। ठीक है, कार्य इसका भी नाउन होता है,
ठीक है, नाउन का कार्य करता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज हॉट टुडे। ठीक, इसमें सब्जेक्ट क्या है, इट इज हॉट टुडे, इसका प्रेडिकेट पार्ट हो गया, तो ये इसका हुआ सब्जेक्ट। ठीक है, यदि हम इसके पार्ट करते हैं तो सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं हम इट को, और ये होता है न्यूट्रल सब्जेक्ट। ये उदासीन होता है, ये किसी काम को नहीं करता है, इसका हिंदी अर्थ कुछ नहीं होता है जब ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये तो केवल सेंटेंस को लिखने मात्र के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे कहा है न्यूट्रल सब्जेक्ट। ठीक है, नंबर 8, देयर आर 2 बुक्स इन माई बैग। तो हम देखते हैं वर्ब से पहले केवल एक शब्द आ रहा है, वो देयर है। ठीक है, ये इसका सब्जेक्ट हो गया। पार्ट करते हैं इसके, तो देयर, और ये कहलाता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ठीक है, ये भी सेंटेंस को शुरू करने के लिए प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट के रूप में इसका भी हिंदी अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं ये हमने आपके साथ डिस्कस किया। इन सब को डिस्कस करने का जो हमारा पर्पज है वो ये है कि सब्जेक्ट पार्ट ब्रैकेट के अंदर क्रमहीन तरीके से रखा हुआ होगा, उसको क्रम में रखना, ऑर्डर करना, रीऑर्डर करना। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिसके हेतु हमने ये सब आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है, तो देखिए इन सब को समझने का और समझाने का क्या उद्देश्य है, वो ये है, हमारे सामने इस प्रकार के सेंटेंस हमें एक्सरसाइज में मिलेंगे। डॉट डॉट इज इंटेलिजेंट, ब्रैकेट में टॉल दैट बॉय। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनर लेकर आएंगे। क्या है इसमें, दैट, एडजेक्टिव है टॉल, और नाउन है हेडवर्ड बॉय। तो हम लिखेंगे इसको दैट टॉल बॉय इज इंटेलिजेंट। ठीक है, इस सब को समझने का और समझाने का ये उद्देश्य है। हमें पार्ट्स की जानकारी होगी, कौन सा क्या पार्ट है, वो किस क्रम में आना है, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड। फिर डॉट डॉट ओबे द रूल्स ऑफ द गेम, फिर ब्रैकेट में प्लेयर्स, दी, ऑल। तो क्या आएगा इसमें, पहला आएगा डिटर्मिनर, क्या है इसमें, ऑल, ऑल द बॉयज, दी ऑल बॉय नहीं होने का, ऑल द बॉयज। चलो इसको ये पर लिख देते हैं, ऑल दी बॉयज। सही ऑर्डर इसका ये होगा। ठीक है, अब ये है डॉट डॉट हैव अराइव्ड ऑल फ्रेंड्स माई। तो डिटर्मिनर क्या है इसमें, ऑल, ये भी डिटर्मिनर है, ये भी डिटर्मिनर है, लेकिन क्रम क्या होगा, माई ऑल फ्रेंड्स नहीं होगा, ऑल माई फ्रेंड्स होगा। तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं, चलो, ऑल माई फ्रेंड्स, माई ऑल नहीं आने का, ऑल माई फ्रेंड्स हैव अराइव्ड। डॉट डॉट आर फ्लाइंग इन द स्काई, बर्ड्स
सम वाइट, क्या होगा? सम वाइट वर्ड्स, सम डिटर्मिनर, वाइट एडजेक्टिव हो गया, बर्ड्स हेड वर्ड हो गया। तो सम वाइट बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। नेक्स्ट देखेंगे, डॉट डॉट इज अराइविंग शॉर्टली, फुल स्टॉप, ट्रेन अप दी। तो क्या हुआ इसमें? दी अप ट्रेन, दी डिटर्मिनर के रूप में आएगा, अप एडजेक्टिव के रूप में, तो हो जाएगा दी अप ट्रेन। इस क्रम में हम इसको रखेंगे। फिर है डॉट डॉट इज अवर ड्यूटी टू दी पे टैक्सेस। तो इसमें क्या है? देख से पता चलता है कि दी पे टैक्सेस टू, इसमें इन्फिनेटिव है, क्या हो जाएगा? टू पे दी टैक्सेस। यदि हम इसको किसी और दूसरे एक भी शब्द इधर उधर कर देते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो रीऑर्डरिंग ऑफ द सब्जेक्ट पार्ट है विल बी रॉन्ग। ठीक है, अब 1 2 3 4 1 2 3 4 इस प्रकार से हम इनकी काउंटिंग भी कर लेते हैं। कभी कभी एक आध मिस हो जाता है, ड्रॉप कर देता है, फिर भी हमारा पार्ट ठीक हो जाता है। तो इसलिए वर्ड्स की काउंटिंग भी होनी जरूरी है। डॉट डॉट आर गुड, दी ऑफ स्टूडेंट्स क्लास माई, क्या होगा इसमें? दी स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, दी स्टूडेंट्स, ये क्वालिफायर है क्योंकि इस नाउन से पहले, हेड वर्ड से पहले एक वर्ड आ रहा है। ठीक है, दी स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। वैसे तो ऑफ माई क्लास भी एक तरह से एडजेक्टिवल फ्रेज की भांति कार्य कर रहा है, नाउन के बाद आ रहा है। भाई स्टूडेंट्स हैं कौन से? मेरी क्लास के, तो ये क्या है? एडजेक्टिवल फ्रेज का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट पार्ट को ऑर्डर में रखना ही सब्जेक्ट पार्ट को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, अभी कुछ एग्जाम्पल्स हो लेते हैं, 2-3 बस। देखिए यहाँ पर कुछ और उदाहरण है। नंबर 8, डॉट डॉट डॉट, ब्रैकेट में है दी इन स्विमिंग रिवर बिग। तो इसमें क्या है? जीरंड आ रहा है। तैरना में बड़ी नदी, स्विमिंग इन दी बिग रिवर। स्विमिंग इन द बिग रिवर। देखिए ये तो रहा जीरंड, ये प्रीपोजिशन आ गई। यदि हम इतने पार्ट को लेते हैं तो ये डिटर्मिनर है, ये एडजेक्टिव है और ये हेड वर्ड है। तो ग्रामर में हम एक जगह जो नॉलेज प्राप्त करते हैं, एक जगह जो सीखते हैं, वह सब जगह काम आता है। प्राइमरी नॉलेज, ठीक है, ABCD ऑफ द सब्जेक्ट हमें नहीं आता है तो आगे काम करना मुश्किल रहता है। नंबर 9, डॉट डॉट मेड 10 रन्स, ब्रैकेट में सुनील कैप्टन अवर। इसमें केस इन ए पोजीशन समानाधिकरण का नियम लागू है। ऐसी स्थिति में भाई सुनील क्या है? हमारा कप्तान, और हमारा कप्तान कौन है? सुनील। तो इस ऐसी स्थिति में प्रॉपर नाउन पहले लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन क्या है? सुनील। और अवर कैप्टन, तो यहाँ कॉमा लगेगा जब केस इन ए पोजीशन आता है। तो इसमें अवर क्या है? क्वालिफायर, कैप्टन क्या है? नाउन। अवर, ये जब केस इन ए पोजीशन सब्जेक्ट पार्ट में होता है तो पहले प्रॉपर नाउन आता है, उसके बाद में ये फ्रेज इन ए पोजीशन, नाउन के बारे में बताने वाले शब्द,
अवर कैप्टन कौन है? सुनील। तो सुनील के बारे में बताने वाला शब्द क्या है? अवर कैप्टन। तो इसके पहले भी और बाद में भी कॉमा आएगा। नेक्स्ट है डॉट 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 इज अवर ड्यूटी, ब्रैकेट में टू अवर रेस्पेक्ट एल्डर्स। इन्फिनेटिव है क्योंकि इसमें रेस्पेक्ट आ रहा है, टू भी आ रहा है, तो क्या होगा? पहले इन्फिनेटिव आएगा, टू रेस्पेक्ट। अब क्या? अवर एल्डर्स। अवर क्या है? वो क्वालिफायर है और एल्डर्स क्या है? हेड वर्ड है। तो यह जो वर्ब आ रही है ये टू रेस्पेक्ट के अनुसार आ रही है, एल्डर्स के अनुसार नहीं आ रही है। डॉट 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 इज नेसेसरी रेगुलरली समथिंग सेविंग। देखने से लग रहा है कि दो आईएनजी फॉर्म है, लेकिन ये आईएनजी फॉर्म नहीं है, ये क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। सेविंग जीरंड का प्रयोग है, सेविंग समथिंग रेगुलरली, यही क्रम होगा और दूसरे क्रम में लिखा गया। सेविंग क्या है? जीरंड है और जीरंड का भी ऑब्जेक्ट होता है, इन्फिनेटिव का भी ऑब्जेक्ट होता है, तो क्या बचाओ? समथिंग। तो पहले आएगा सेविंग। समथिंग रेगुलरली, ये हमारा एडवर्ब है। डॉट 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 इज यूजफुल फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। क्या है? इन मॉर्निंग द वॉकिंग, नहीं, जीरंड। टहलना कब? इन द मॉर्निंग, वॉकिंग इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग, दी क्वालिफायर होगा यहाँ पर और मॉर्निंग हेड वर्ड के रूप में आया हुआ है, लेकिन जो सब्जेक्ट है इसमें वॉकिंग है। ठीक है, ये तो एडवर्ब के रूप में आए हुए हैं। नेक्स्ट है डॉट 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 इज राइटिंग ए लेटर, ब्रैकेट में है गर्ल दैट दी चेयर ऑन सीटिंग। अब सब्जेक्ट पार्ट को पढ़ करके हमें जानकारी होनी चाहिए कि कौन से वर्ड पहले रखा जाएगा। तो क्या है? दैट गर्ल, दैट हुआ क्वालिफायर क्योंकि हेड वर्ड से पहले एक ही वर्ड आ रहा, दैट गर्ल। अब क्या आएगा? फ्रेज, जिसे कहते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। प्रेजेंट पार्टिसिपल आ रहा है, सिटिंग। कहाँ? ऑन द चेयर। कौन सी लड़की लिख रही है? वह लड़की कौन सी? सिटिंग ऑन द चेयर, चेयर पर बैठी हुई है। एक बार इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, पूरे शब्द हमारे प्रयोग हैं और वो सही क्रम में आ रहे हैं। नेक्स्ट है डॉट 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 इज माई एम, ब्रैकेट में गेट 2 मार्क्स गुड। तो पहले इन्फिनेटिव आएगा। शब्दों को पढ़कर ही हमें जानकारी हो जाएगी कि इसमें क्या शब्द है और कहाँ कौन सा शब्द आएगा। टू गेट, प्राप्त करना। क्या? अच्छे, गुड मार्क्स, ये तो हुआ इन्फिनेटिव। गुड इसमें क्वालिफायर है और मार्क्स हेड वर्ड है। डॉट 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 वाज ब्लाइंड, ये फ्रेज इन एपोजिशन में आ गया है जो हमने आपको सेंटेंस नंबर 9 एक्सप्लेन किया था। मिल्टन कौन है? फेमस इंग्लिश पोएट है। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन पहले आता है। फ्रेज इन एपोजिशन का मीनिंग होता है समानाधिकरण। सब्जेक्ट पार्ट में जब आता है तो इसके पहले और बाद में कोमा लगता है फ्रेज के। तो मिल्टन के बारे में विस्तार से बताने वाले शब्द क्या है? द फेमस, ये डिटर्मिनर हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया और इंग्लिश दूसरा एडजेक्टिव है। वैसे नाउन है लेकिन नाउन भी हमारे एडजेक्टिव की भांति कार्य करते हैं। इंग्लिश फेमस नहीं होने का, फेमस इंग्लिश पोएट। ये डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, ये वैसे नाउन है, ये भी यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में रखा हुआ है। पोएट इंग्लिश नहीं होने का, इंग्लिश पोएट होगा।
ठीक है, तो इस प्रकार से सब्जेक्ट के पार्ट्स समझाने का क्या प्रयोजन है, ये हमने आपको 1 से 15 तक के सेंटेंस को सोल्व करके आपको एक्सप्लेन किया। आई थिंक you will get it. Okay, thanks.